स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटेट, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह व्याकरण से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम क्रिया की बात करेंगे, क्रिया के भेद की बात करेंगे, क्रिया की परिभाषा की बात करेंगे। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए या पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका रूप लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल जाता है। यह हिंदी की अपनी विशेषता होती है। अब यदि हम बात करें कि क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है, क्रियाएं बनती कैसे हैं, तो बच्चों क्रिया के जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में जो है वो पाया जाता है। तात्पर्य है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि पढ़ना क्रिया को अगर लें हम, तो उसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है जो मूल धातु पठ में लगा है। इस प्रकार पढ़ना क्रिया पढ़ धातु से जो है वो बना है। ठीक इसी प्रकार बाकी क्रियाओं का निर्माण होता है। धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। यदि हम रचना की दृष्टि से क्रिया की बात करें, तो रचना की दृष्टि से क्रिया की सामान्यतः दो भेद होते हैं। एक क्रिया होती है जिसे सौकर्मक कहते हैं और एक क्रिया होती है जिसे अकर्मक कहा जाता है। यदि सौकर्मक क्रिया की बात करें, तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता के पर हो, पर क्रिया का फल जो है किसी दूसरे वस्तु पर हो, अर्थात किस पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, उसे हम जो है क्या कहते हैं? सौकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण समझा जाए, तो जैसे श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या खाता है, तो उत्तर में हम कहेंगे आम खाता है। इस प्रकार आम का सीधा संबंध खाने से है, अतः आम कर्मकारक है और यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया क्या हो गई? वो सकर्मक हो गई। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म जो है वो छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। अब वह गाता है, वह पढ़ता है, तो गाता है तो गीत हो सकता है, पढ़ता है तो पुस्तक हो सकता है। अर्थात ये दोनों कर्म जो है छुपे हुए हैं। पुस्तक के अलावा कुछ भी हो सकता है, उपन्यास भी पढ़ता है तो कुछ भी पढ़ सकता है। तो ये दोनों जो है वो कर्म छुपे हुए हैं। तो वह गाता है में भी कर्म छुपा है और वो पढ़ता उसमें भी कर्म छुपा है। इसका मतलब है कि कर्म जो है वो छुपा भी होता है, सकर्मक क्रिया के साथ कर्म दिखाई भी देता है और कभी-कभी कर्म जो है वो अदृश्य भी हमें दिखाई देता है। वो अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। यदि बात हम अकर्मक क्रिया की करें, तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर वो सीधे सीधे किसके पर पड़ता है? कर्ता पर होता है। अगर उदाहरण से इसको समझे, तो अगर कहें हम कि श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है और श्याम इसका कर्ता है। सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया क्या हो जाएगी? वो अकर्मक हो जाएगी। ठीक इसी तरह अगर हम कह दें कि मोहन रोता है, तो रोने का भी प्रभाव किसके ऊपर है? मोहन के ऊपर है और मोहन क्या है? करता है। तो इसलिए मोहन रोता है, वह भी क्रिया क्या हो जाएगी? वो क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक और अकर्मक की आप पहचान कैसे कर सकते हैं या हम इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे और किसको आदि के प्रश्न करने से होती है। यदि उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और यदि न मिले तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा है कि मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है।
अब इस दौड़ना के आगे हमें इन तीनों में से किसी को लगा के प्रश्न करना है। तो अगर मान लीजिए हम कहें कि मोहन क्या दौड़ता है? मोहन किसे दौड़ता है? मोहन किसको दौड़ता है? अब प्रश्न नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम लिख दें कि मोहन पढ़ता है और पढ़ना के आगे लगा दें क्या पढ़ता है? तो कुछ न कुछ पढ़ता होगा, इसका मतलब प्रश्न बढ़ गया। तो अगर मोहन पढ़ता है, प्रश्न बन रहा है तो क्रिया सकर्मक, और मोहन दौड़ता है प्रश्न नहीं बन रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। इस तरह से आप अकर्मक और सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। अब कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं और कुछ जो है वो दो कर्मों वाली होती हैं। जैसे राम ने रोटी खाई। अब इसमें इस वाक्य में कर्म एक है रोटी, किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इसमें दो कर्म है, एक लड़के को और एक वेद। अब इस तरह की क्रियाओं को एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया जो है वो कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रणर्थक क्रिया क्या होती है, अर्थात जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से करवाना, ये प्रणर्थक क्रियाएं हैं। प्रणर्थक क्रियाओं के हमें दो रूप भी देखने को मिलते हैं। जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना, ये दोनों बनेगा। गिरना से गिराना और गिरवाना दोनों क्रियाएं एक दूसरे के एक के बाद दूसरी प्रणर्थक दूसरी परिणाम में है। याद रखें कि अकर्मक क्रिया प्रणर्थक होने पर भी सकर्मक अर्थात कर्म वाली हो जाती है। अब इसको आप यूं तरह समझिए कि देखिए कोई भी अकर्मक क्रिया यदि वो प्रणर्थक के रूप में चली जाए तो उसका रूप बदल करके क्या हो जाता है? सकर्मक हो जाता है। अर्थात सकर्मक क्रिया प्रणर्थक रूप में तो सकर्मक होगी ही होगी, अकर्मक क्रिया का भी अगर हम प्रणर्थक बना दें तो वो भी क्रिया क्या होती है? वो क्रिया जो है वो सकर्मक हो जाती है। जैसे मान लीजिए रोना हमने लिखा है, तो रोना क्रिया जो है वो अकर्मक है, लेकिन यदि रुलाना लिख दें तो ये क्रिया अकर्मक के बजाय क्या हो जाएगी? ये प्रणर्थक होगी, और जैसे ही प्रणर्थक ये होगी इसका रूप जो है वो सकर्मक वाला हो जाएगा। प्रार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में क्या रहती हैं? सकर्मक रहती हैं। मैंने आपको अभी बताया कि यदि अकर्मक क्रिया को भी प्रार्थक बना दिया जाए तो भी सकर्मक हो जाती है। अर्थात हर स्थिति में वो क्या रहती है? सकर्मक। जैसे उसे हंसाया, मैंने उससे किताब लिखवाई। अब हंसाया तो ये अकर्मक नहीं है, हंसना अकर्मक है, हंसाया सकर्मक हो जाएगी, प्रार्थक है तो सकर्मक हो जाएगी। ठीक उसी तरह किताब लिखवाई। ठीक है। हिंदी में प्रार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। पहले में ना और दूसरे में वाना का प्रयोग होता है। जैसे हंसना और हंसवाना, उठना उठाना उठवाना। उठना जो है वो मूल क्रिया, उठाना और उठवाना दोनों प्रणर्थक। उड़ना मूल क्रिया, उड़ाना और उड़वाना दोनों प्रणर्थक क्रियाएं। चलना मूल क्रिया, चलाना और चलवाना ये दोनों जो है वो प्रणर्थक क्रियाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे नामबोधक क्रिया की। नामबोधक क्रिया क्या होती है? तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा के साथ जब क्रिया जोड़ेंगे तो भस्म संज्ञा और क्रिया करना भस्म करना। विशेषण के साथ क्रिया जोड़ेंगे तो जैसे दुखी होना और निराश होना। दुखी विशेषण है, होना क्रिया है, निराश विशेषण है और होना क्रिया है। तो अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नामबोधक क्रिया। अब नामबोधक क्रियाएं, अब इसको समझिएगा, नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं होती हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा और विशेषण के मेल से बनती हैं, और दोनों में यही अंतर होता है। अब इसको हम संयुक्त क्रिया नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसमें एक या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा और दूसरी क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रवृत्त होता है तब उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया। अब नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि भोजन करने से पहले उसने नहाया। अर्थात दूसरी क्रिया से पहले जो क्रिया होती है और जो समाप्त होती है पहले क्रिया,
उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया जो है वो समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। अर्थात पहली क्रिया खत्म हो और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो, तो पहली क्रिया जो समाप्त होती है उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और सामान्यतः पूर्वकालिक क्रियाओं में कर प्रत्यय जो है वो लगा रहता है। अब हम बात करेंगे क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। समझिएगा कि जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें चूंकि टहलना क्रिया है लेकिन यहाँ जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है। देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, तो इस तरह से इसमें जो क्रियाएं हैं वो संज्ञा के रूप में क्या हो रही हैं, प्रयोग हो रही हैं, इसलिए इसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। तो जो धातु अर्थात क्रिया संज्ञा और विशेषणों से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना। यहाँ हाथ संज्ञा है, उससे हथियाना क्रिया बनाया, बात से बतियाना क्रिया बनाया, चिकना से चिकनाना क्रिया बनाया और गरम से गरमाना क्रिया बनाया। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा या विशेषणों से होता है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। तो अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो दो जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। अब घनश्याम रो चुका तो रो और चुका दो क्रिया, किशोर रोने लगा रोना और लगा दो क्रिया, वह घर पहुंच गया तो पहुंच और गया दो क्रियाएं इसमें हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। सकर्मक तथा अकर्मक ये दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं ये संयुक्त क्रियाएं बन सकती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया से लेट आना, गिर पड़ना, सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना आदि। अर्थात संयुक्त क्रिया जो है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से जो है वो बनती है, दोनों रूपों में जो है वो बनती है। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह भी है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः क्या होती है, प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ को विशेष अर्थ में विशेष क्या है वो विशेषता उत्पन्न करती है, विशेष महत्व देती है, उसकी विशेषता को बढ़ाती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग जो है वो अधिक होता है। यदि हम संयुक्त क्रिया के भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद जो है वो होते हैं। अब पहला अगर देखें संयुक्त क्रिया में कौन सा भेद है, तो जिसे हम कहते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो उसे हम आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। इससे जो है पढ़ने, बरसने और राम खेलने इनकी जो है इन क्रियाओं के आरंभ होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। दूसरा होता है समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे हम समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, अर्थात खाने की क्रिया खत्म हो गई तो खा और चुका दो क्रिया, वह पढ़ चुका, इसमें भी पढ़ाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। अब धातु के आगे चुका जोड़ने से समाप्ति बोधक क्रियाएं जो है वो बनाई जा सकती हैं या इस तरह से बनाई जाती हैं। तीसरा होता है जिसे हम अवकाश बोधक कहते हैं। जिससे क्रिया के निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो उसको हम अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, जाने न पाया। चौथी क्रिया की बात करें तो चौथी होती है जिसे कहते हैं अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जिससे क्रिया के करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। यह क्रिया देना धातु के योग से जो है वो बनती है। अनुमति बोधक जो संयुक्त क्रियाएं हैं वो देना धातु के योग से जो है वो बनती हैं। जैसे मुझे जाने दो, जाने की अनुमति, मुझे बोलने दो, बोलने की अनुमति।
पांचवा होता है जिसे कहते हैं नित्यता बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसमें कार्य की नित्यता, जिसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा। मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया जो है वो बनाई जाती है। जैसे वह दौड़ रहा है, वह जा रहा है, वह भाग रहा है। इस तरह की क्रियाओं को हम नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसको कहीं कहीं सत्यता बोधक संयुक्त क्रिया भी कहा जाता है। सत्यता बोधक निरंतर जो चल रहा है वो कहा जाता है। छठवीं क्रिया की बात करें तो इसको कहते हैं हम आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, अर्थात जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है, उसे हम आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, आवश्यकता है। तुझे यह काम करना चाहिए, इसमें भी आवश्यकता का बोध हो रहा है। साधारक क्रिया के साथ पढ़ना, होना और चाहिए, इन क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक क्रियाएं जो है वो बनाई जाती हैं। आगे हम बात करें सातवीं क्रिया के संयुक्त क्रिया के भेद की, तो उसको कहते हैं हम निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, अर्थात जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध होता है, उसे हम निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार दूंगा, निश्चितता का बोध। वह गिर पड़ा, निश्चित का बोध। अब दे भी डालो, निश्चितता का बोध। इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान रहता है। अब आठवां हम बात करें जिसे कहते हैं इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इस क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। इसमें क्रिया के करने की क्या होती है? इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं। क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं जो है वो बनाई जाती हैं। नवा होता है जिसे हम कहते हैं अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्यतः भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे वह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। चलिए बात करते हैं 10वें भेद की। 10वां भेद क्या है? जिसे हम कहते हैं संयुक्त बोधक शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूं, वह बोल सकता है, इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। अर्थात शक्ति बोधक क्रिया बनाने के लिए क्रिया में सकना जोड़ करके और इस क्रिया को बनाया जा सकता है। 11वीं क्रिया होती है जिसे कहते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, अर्थात 11वां जो भेद होता है संयुक्त क्रिया का, उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उसे हम पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो। अब यहाँ मिलते जुलते, पढ़ा लिखा, आया जाया, ये सब क्रियाएं जो हैं वो पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण एक तरह की ध्वनियों से होता है। अब हम बात करेंगे रंजक क्रिया किसे कहते हैं। तो रंजक क्रिया को ही सहायक क्रिया भी कहते हैं। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसे और प्रभावशाली बनाती है, उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रियाएं अन्य क्रिया शब्दों के साथ लगकर अपना अर्थ खो देती हैं, लेकिन उनके जुड़ने से मुख्य क्रिया में जो बदलाव आता है वह नवीन और विशेष होता है। अब हम बात करेंगे यौगिक क्रिया की। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के योग से या धातुओं के प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं, या उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, चलना और चल देना आदि। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।